Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the chapter alternating current, and in this chapter today we are going to discuss the topic that is resonance. So the topic is resonance. For this, first of all we have to learn that LCR series circuit. Okay, as we have studied, what is LCR series circuit? That is L, that is C, and that is R. LCR series circuit. This is called LCR series circuit. L for inductor, C for capacitor, and R for resistor, as already have been discussed by us in the previous lectures. Okay, so what is the impedance of LCR series circuit? Already we have calculated, that was Z equals R square plus XL minus XC का whole square under root. What is the impedance? That is R square plus XL minus XC whole square under root. That was the impedance of LCR series circuit. Okay, it means this is the effective opposition to the current by L, C and R. तीनों मिलके कितना इफेक्ट कर रहे हैं करंट को रोकने के लिए? That is impedance. Okay, now what is करंट इन दिस रिगार्ड? अगर हम करंट कैलकुलेट करें इसमें से, तो करंट क्या होता है? करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो अगर करंट यहाँ पे निकालना चाहे इसी में, तो ईएमएफ तो चलो जो अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहा है उसका ईएमएफ हो जाएगा. करंट निकालने के लिए क्या होता है? ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस यहाँ पे इन तीनों का है, तो इन तीनों का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इम्पीडेंस ही बनेगा, दैट इज जेड. सो ई जेड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट. ओके, दैट इज आई. इट मीन्स दैट इज करंट फ्लोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिंग सोर्स. अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो सोर्स है करंट का, वो कितना करंट इन एलसीआर में से पास करेगा, क्योंकि तीनों सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट इन तीनों में सेम ही रहेगा. करंट हम कैलकुलेट कर लिया हमने. नाउ व्हाट वी वांट, रेजोनेंस सर्किट में तब आता है व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में रेजोनेंस तब आता है, एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस तब आता है व्हेन देयर इज मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट. तो मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है आपने. करंट मैक्सिमम होने के लिए जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होना चाहिए. बट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीनिंग ही क्या होता है कि सर्किट में जब करंट मैक्सिमम आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. तो एट रेजोनेंस करंट मैक्सिमम चाहिए हमें ओनली इफ, ये कब पॉसिबल है? ओनली इफ व्हेन जेड मिनिमम, और मिनिमम जेड होता है आर के बराबर. करंट मैक्सिमम तब हमें मिलेगा जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा और मिनिमम जो इम्पीडेंस होता है दैट इज ओनली एंड ओनली आर के बराबर जब हो. तो आर के बराबर ये कब हो सकता है? व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी. ओनली इफ व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी. इट मीन्स इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तो एक्सएल में से एक्सी कट जाएगा, ये जीरो बन जाएगा. जीरो बन जाएगा तो आर का स्क्वायर अंडर रूट, कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल, जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा. इस केस में जेड इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर मतलब जेड मिनिमम हो गया, और जेड मिनिमम होते ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये जेड मिनिमम, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा. मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड रेजोनेंस. मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड रेजोनेंस. ओके, सो दिस इज द रेजोनेंस इन सीरीज LCR circuit. Resonance is what? In series LCR circuit, resonance is called when current flowing through the circuit becomes maximum. That is called resonance. That is called resonance. And how can we gain the maximum current? As current is EMF divided by impedance of the LCR circuit. Impedance की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, तो जब impedance मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा. इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम. अब इम्पीडेंस मिनिमम होता है
जब आर के बराबर हो। सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस के बराबर जब हो ना तो इम्पीडेंस जो मिनिमम होता है सबसे कम उसको करंट को अपोज करने की जो पावर होती है वो आर के बराबर। तो जेड इज इक्वल टू आर होगा कब? व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हो जाए दैट विल बी रेजोनेंस। तो जेड इज इक्वल टू आर, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप एलसी सर्किट में रेजोनेंस लाना चाहते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, दिस इज रेजोनेंस। बट ये कब पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब। एक्सएल एक्सी, एक्सएल जो होता है दैट इज ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। सो इट विल बी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट एक्स सी दैट इज 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू सी, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इट मीन्स जो एक्सएल है दैट इज फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एक्सी है दैट इज फ्रीक्वेंसी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इफ फ्रीक्वेंसी इज लो, अगर फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल भी लो होगा और एक्स सी हाई होगा। एक्सएल लो होगा, एक्स सी हाई होगा अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो। ओके, मान लीजिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये एक्सएल तो लो होगा, एक्सएल नीचे होगा यहाँ पे और एक्स सी ऊपर होगा, हाई होगा। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एल डायरेक्टली एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा, और एक्सएल अगर इंक्रीज होगा तो एक्ससी डिक्रीज होगा क्योंकि एक्ससी के इनवर्सली है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो एक्ससी डिक्रीज। एक्सएल इंक्रीज होगा, एक्ससी डिक्रीज होगा, ये ऊपर जाएगा और इसकी वैल्यू डाउन आएगी। तो कैसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके क्या होगा कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी होगा। ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, एक्सएल बढ़ रहा है, एक्ससी कम हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसपे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी आ जाएगा। इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू आर, न्यू आर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू आर? दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, दैट इज न्यू आर। इस फ्रीक्वेंसी पे आके एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी तो जेड मिनिमम, करंट मैक्सिमम, तो रेजोनेंस अपने पास आ ही जाता है। अब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल को हमने रखा ओमेगा, दैट इज 1 बाय ओमेगा सी। ये ओमेगा आर ही बनेगा क्योंकि रेजोनेंस पे है। ओमेगा इधर ले आओ, एल सी नहीं चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। ओमेगा का स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, सो इट विल बी 1 बाय अंडर रूट एल सी। ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, ये ओमेगा इधर लिख देंगे, ये चलो अलग से लिख देता हूँ मैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। ये ओमेगा आर बना 1 बाय अंडर रूट एल सी। ओके, ओमेगा आर को हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई न्यू। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, दैट इज 2 पाई न्यू आर इज 1 बाय अंडर रूट एल सी। वट इज न्यू आर, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2 पाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR सीरीज सर्किट, दैट इज 1 by 2 pi under root LC। L is inductance, C is capacitance of capacitor, L is inductance of inductor। अगर हमें ये वैल्यूज पता है, we can calculate the resonance frequency at which current will be maximum in a series resonance circuit। Okay, so this was the basic concept of resonance। रेजोनेंस हमें कहाँ यूज होता है, जैसे ना अगर हम FM की बात करें, FM के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के चैनल होते हैं, तो FM का जो हमारा नॉब होता है, मतलब चैनल की जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं, तो अगर चैनल की फ्रीक्वेंसी मान लो है 98.5,
या 98.3 एक चैनल की FM के चैनल की एक फ्रिक्वेंसी है, ये इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। हमें क्या करना है, हमें अपना जो रेडियो सेट है, FM का जो सेट है रेडियो सेट, उसकी फ्रिक्वेंसी को अगर सिग्नल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाएंगे, मतलब अगर हमारी ऑपरेटर्स की फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होगा तो साउंड भी मैक्सिमम आएगा। तो जब भी हम सेट करते हैं FM के चैनल को, जब हमारी फ्रिक्वेंसी चैनल की फ्रिक्वेंसी के ऊपर आ जाती है तो हमें साउंड क्लियर सुनाई देता है और लाउड सुनाई देता है, क्योंकि उस टाइम पे रेजोनेंस आ जाता है, क्योंकि हमारी मतलब ऑपरेटर्स की जो फ्रिक्वेंसी है और जो चैनल की फ्रिक्वेंसी है जो एटमॉस्फेयर में है सराउंडिंग में, वो मैच कर जाती है तो रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस आते ही करंट मैक्सिमम तो साउंड भी मैक्सिमम, तो साउंड अपने को लाउडर सुनाई देने लगता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। व्हाट इज इट? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, that sharpness of resonance, topic is sharpness of resonance। रेजोनेंस का एक कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और करंट चेंज होगा, फिर तो फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी, करंट भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे इधर ले रहे हैं हम करंट और इधर आ रही है फ्रीक्वेंसी। ओके, ये ओमेगा आ रहा है, मतलब रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये वो पॉइंट है। अगर फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो करंट भी कम ही होगा, लेकिन इस पॉइंट पे जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कर्व इस पे शार्प होगा सबसे ज़्यादा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आके करंट मैक्सिमम होता है, ऑब्वियस सी बात है, करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल इज इक्वल एक्स हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम हो, करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो ये कर्व बनेगा। अच्छा, जितनी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा शार्पनेस कर्व में ज़्यादा होगी। शार्पनेस मतलब शार्प पॉइंट, अपर पॉइंट आप देखो, इसकी थोड़ी शार्पनेस ज़्यादा है, इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम है, मतलब शार्प हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है अगर रेजिस्टेंस आप कम करते जाओगे तो। ओके, सो दिस इज दी शार्पन ऑफ रेजोनेंस की अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी आ गई है इससे पीछे तो करंट उससे कम होगा, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आते ही जो करंट है वो ज़्यादा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर इन AC सर्किट। टॉपिक इज पावर इन AC सर्किट। एक AC सर्किट की पावर हमने कैलकुलेट करनी है। जो DC सर्किट था जिसमें हम बैटरी यूज़ करते थे वहाँ पावर आ जाता था दैट इज़ वोल्टेज V इंटू आई, लेकिन DC और AC सर्किट में फ़र्क है। DC में करंट की या वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी, तो हम वही वैल्यू ले लेते थे और करंट ले लेते, प्रोडक्ट पावर अपने को बता देता था। लेकिन AC सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहती है। तो हम यहाँ पे पावर की बजाय इसीलिए एवरेज पावर निकालते हैं, क्योंकि वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। इंस्टेंटेनियस आप निकालोगे, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालें, कहीं एक टाइम की निकल सकती है, ओवरऑल पावर एवरेज पावर निकलेगी, उसको हम पावर नहीं कह सकते। ओके, तो हम अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहते हैं किसी एक टाइम पे AC सर्किट की पावर, तो वो पावर क्या होगा, उस टाइम की EMF ले लो, उस टाइम का करंट ले लो, तो उस टाइम की वो इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज, अगर हम AC सर्किट की बात करें, दैट इज EI। पावर क्या है, EI। व्हाट इज P? P इज इंस्टेंटेनियस पावर। P is instantaneous power of AC circuit. What is E? That is instantaneous EMF. What is I? That is instantaneous current. That is instantaneous current. तो instantaneous current भी है, instantaneous EMF भी है और instantaneous power भी हमारे पास बन गई। अब हमें वैल्यूज पता है, इसका मतलब E और I हमने कैलकुलेट करना है। एज वी नो, क्या पता है इसके बारे में कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओके, अब हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं कि LCR सर्किट की, ध्यान रखना उससे पहले। ये तो E तो चलो होता ही है इन LCR सीरीज सर्किट। जो LCR हमारा सीरीज सर्किट है,
एल भी था, सी भी था और आर था, तीनों सीरीज में लगे हुए थे। उसमें हमने फेजर डायग्राम के थ्रू निकाला था कि जो करंट था वो ईएमएफ से पीछे रहता था बाय फेज डिफरेंस फाई। तो जो करंट होता था उसमें फेज डिफरेंस रहता था, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता था, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसके लिए इंपेडेंस वाली जो डेरिवेशन करवाई थी उसके ऊपर जाना आपने। लास्ट में जो रिजल्ट आए थे करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस फाई आया था, तो ईएमएफ आगे था, फेज डिफरेंस करंट का पीछे था, तो करंट 90, फेज डिफरेंस फाई पीछे चल रहा था, इसलिए उसको माइनस करके लिख दिया। अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करें, वो 1 इक्वेशन है, ये जो है ये 2 बनेगी और ये बनेगी 3। तो हम कर रहे हैं पुट इन इक्वेशन 1। क्या कर रहे हैं हम इसको, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में अगर पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, दैट इज P इज इक्वल टू ई आई। तो P एज इट इज E की जगह ये रहा, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, और इनटू आई की भी रखनी है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ई नॉट आई नॉट बाहर लिखेंगे, दैट इज साइन ओमेगा टी, और इधर साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये ई नॉट आई नॉट हमने इकट्ठा लिखा, और उसके बाद जो साइन वाले फंक्शंस हैं वो हमने कर दिए इकट्ठे। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूलाज लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पावर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगी P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ये तो है साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा ये। तो व्हाट इज दिस, दैट इज साइन ए माइनस बी। तो क्या बनता है ये, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, सो दिस इज द स्टेप। ये फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम इनको प्रोडक्ट करें अब, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी तो हमारे पास बाहर है ही पड़ा, तो साइन ओमेगा टी अंदर भी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई बन जाएगा। ये एक ए रहा और इंटू कॉस फाई, ये दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इधर करें तो ये जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको दोनों टर्म्स के साथ में। अब हम इसके फॉर्मूलाज बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या बनता है उसके ऊपर हम देखते हैं। सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से हमने डिवाइड करना है, तो क्या बन जाएगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ये था ई नॉट आई नॉट बाय में 2 इंटू 2, ई नॉट आई नॉट बाय में 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ओके, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, अगर हम इसको देखें ये वाली टर्म 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है, तो ये साइन 2 थीटा बनता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, इट विल बिकम ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। साइन ये बन गया साइन 2 थीटा बन जाता, और वही साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये अभी तक पावर का फॉर्मूला बना है। नेक्स्ट, अब हम इसको कंप्लीट साइकिल के लिए अगर निकालना चाहें तो टोटल हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर कंप्लीट साइकिल। नाउ दिस इज द ओनली इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज पावर क्यों निकालते हैं, क्योंकि एसी में जो करंट की वैल्यू है वो बार बार क्या होगी, चेंज होती है, तो एवरेज पावर ही कैलकुलेट होगी उसमें। तो एवरेज पावर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या बनेगा एवरेज पावर में, वो देखो। एवरेज पावर के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल टाइम पीरियड के लिए, जो 0 से t का होता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, इधर p dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt
माइनस ए नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव और डी टी। तो हमने क्या किया, ये डी टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द टाइम दैट इज 0 टू टी, मतलब फुल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 0 टू टी। अब टी वाली टर्म्स तो अंदर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, बाकी बाहर, ये जैसे पी बाहर आ गया, ओके। या हम डी टी इधर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट है। इस डी टी का इंटीग्रेशन करके हम इसको डिनोमीटर में लेंगे, या इसको यही रख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यहाँ लगा दो, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, कॉस फाइव भी बाहर आ गया क्योंकि डी के साथ टी है, टी वाली टर्म अंदर रहेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 टू टी माइनस ए नॉट आई नॉट बाई 2 और साइन फाइव इसमें बाहर आएगा, अंदर बचेगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन बचेगा, ओके। तो डी टी का इंटीग्रेशन इधर टी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टोटल जो होता है दैट इज टी बाई 2। डी टी का इंटीग्रेशन, इसकी भी लिमिट 0 टू टी है, तो इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा, टी बनेगा, लिमिट 0 टू टी, लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0, तो कैपिटल टी बचेगा, ई नॉट आई नॉट कोस फाइव। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो हमने किया हुआ, अगर फुल लिमिट हम इसकी पुट करेंगे तो इसका आता है टी बाई 2। इंटीग्रेशन क्या आएगा फॉर द होल ऑफ द टाइम दैट इज टी बाई 2। ऐसे इसका भी किया हुआ, साइन 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन हमने करके देखा 0 टू टी, तो 0 आता है इसका, ये 0, तो इसका मतलब सारी टर्म क्या हो जाएगी, ए नॉट आई नॉट बाई 2, ये साइन फाइव है सॉरी, और इसका आता है 0, तो ये 0, तो ये सारी टर्म ही 0 होगी, तो इधर ये बचा हमारे पास, इधर भी ये P पावर निकाले हमने, एवरेज पावर आएगी, एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला है ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव टी बाई 2, बाई टी आ जाएगा इधर वाला, टी से टी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, दैट इज एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, ए नॉट आई नॉट बाई में 2 कॉस 5। अगर हम इसको आगे देखें तो क्या बनेगा, एज वी नो वर्चुअल वैल्यू जो होती है दैट इज आई नॉट बाई 2। फर्स्ट लेक्चर जो था अल्टरनेटिव करंट का वो हमने किया हुआ है, तो आई वी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2, ऐसे ही ई वी इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, आई नॉट की वैल्यू रूट 2 आई वी, ऐसे ही ई नॉट की वैल्यू निकालें तो रूट 2 ई वी, रूट 2 आई वी रूट 2 ई वी, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट करनी है, यहाँ ई नॉट और आई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, एवरेज पावर में ई नॉट की वैल्यू हो रही रूट 2 ई वी, और आई नॉट की जगह दैट इज रूट 2 आई वी, बाय में क्या है 2 इंटू कॉस 5, रूट टू क्या बनेगा, रूट टू 2 बन जाएगा, ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई वी आई वी कॉस 5, 2 से 2 कैंसिल, तो एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला आ गया ई वी आई वी कॉस 5। एक एलसीआर सीरीज सर्किट में एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला आ गया ई वी आई वी कॉस 5, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एंड कॉस 5, 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ इन एलसीआर सीरीज सर्किट। ये तो थी इंस्टेंटेनियस पावर, या कि एवरेज पावर, हम एवरेज पावर ही निकालते हैं क्योंकि हमारे पास जो है अल्टरनेटिव करंट है और उसकी वैल्यू बार बार क्या होती है चेंज, अगर वैल्यू चेंज होगी तो एवरेज पावर हमें उसमें निकालना पड़ेगा। लेकिन ये एलसीआर सीरीज सर्किट है, तीनों इसमें लगे हुए हैं, एल भी है, सी भी है और आर भी है। अगर हम ये निकालना चाहें कि एवरेज पावर अक्रॉस आर, अकेले आर के अक्रॉस निकालना चाहें, सिर्फ आर हो, तो जब रेजिस्टेंस लगा हुआ था हमने पढ़ा था कि ईएमएफ और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, तो उसमें फाई क्या होता है 0 डिग्री होता है। आर में अगर अकेला एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस था, उसमें एवरेज पावर निकालनी है, फेज डिफरेंस 0 था, मतलब जो वोल्टेज थी और करंट था वो सेम डायरेक्शन में थे, फेज डिफरेंस वाज 0, फेज डिफरेंस 0, तो यहाँ पे cos 5 पुट करोगे तो क्या बनेगा, cos 0 पुट करोगे, cos 0 1 होता है, तो पावर कितनी आ गई, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर आती है दैट इज ई वी आई वी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर आती है दैट इज
EVIV। नाउ हम एवरेज पावर, ये फर्स्ट ये सेकेंड हम निकालते हैं। एवरेज पावर अक्रॉस एल, एवरेज पावर अक्रॉस एल, एल के क्रॉस फाई इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री। फेज डिफरेंस 90 होता है इंडक्टर में, हमने देखा है करंट और ईएमएफ उससे आगे चलता था। फेज डिफरेंस हमने निकाला भी था 90। फेज 90 पुट करोगे कॉस 90 जीरो, तो एवरेज पावर इसमें जीरो आ जाएगी। इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस एसी करंट की एवरेज पावर जीरो। ऐसे ही अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस निकाल चाहे, एवरेज पावर अक्रॉस सी, फाई इज अगेन 90 डिग्री, फाई 90 अगेन cos 90 जीरो, सो एवरेज पावर इज 0 डिग्री अगेन इन कैपेसिटर। इट मीन्स कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, वो एसी करंट की पावर को कंज्यूम नहीं करता। जो रेजिस्टर है वो अकेला यूज करेगा और रेजिस्टर के क्रॉस पावर निकालेगा। हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज EVIV। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर of an AC circuit containing LCR and the special cases with only R, only L and only C connected in a series circuit, connected in AC circuit. So this was the today's topic. I hope you all understood. Do practice, prepare notes. Until then, thanks and have a nice day.